हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीडीआर राजेश में। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? यह केंद्रक के अंदर पाया जाता है। सॉरी, ये कोशिका के अंदर पाया जाता है हम लोग का केंद्रक। ठीक है, जिसे न्यूक्लियस बोला जाता है। तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पूरा जानकारी देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या करता है, इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल होता है, इसका क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ अगर हमको समझना है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, डीएनए क्या होता है, फिर आरएनए क्या होता है, और फिर क्या होता है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, और उन सब का क्या काम होता है, जीन किसे कहते हैं, ये सारी जानकारी हमको जानना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारा वीडियो देखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से आप लोग लास्ट तक देखिएगा वीडियो। आइए आगे देखते हैं हम लोग। न्यूक्लियस की बात कर ले हम लोग, तो न्यूक्लियस आपका कहाँ होता है? जो हम लोग का सेल होता है। ठीक है ना, तो क्या होता है? सेल, यानी कि कोशिका। तो एक कोशिका क्या किया हम लोग, इसको ले लिए हैं, ये आपका कोशिका। ठीक है, ये कोशिका दिख रहा है। अब कोशिका के अंदर क्या क्या देख रहे हैं हम लोग? यहाँ पे हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको? और ये आपका वैक्यूल्स दिख रहे हैं, और लाइसोजोम दिख रहे हैं, राइबोजोम दिख रहे हैं। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या होता है हम लोग का? गोल्गी बॉडीज होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देख लिए हैं कि सेल के बारे में। ठीक है, अब इसमें हम लोग को मेन जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है हम लोग को? वो पढ़ना हम लोग को न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। तो ये देखिए आपका दिख रहा है ये न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो अब न्यूक्लियस को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियस को अगर हम लोग देखेंगे डिटेल करके, जूम करके देखेंगे न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, ये दिख रहा है बीच में आपका, ये आपका है न्यूक्लियोलस, यानी कि केंद्रिका। और जो ये धागे नुमा ये सारा दिख रहा है ना, ये सब क्या है? ये सब क्रोमैटिन धागे हैं। ठीक है, क्रोमैटिन धागे जो आगे जाके किसका निर्माण करता है? क्रोमोजोम का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको 3D फिगर में अगर देखें तो ये क्या हम लोग का, ये पूरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का पूरा फिगर है। ठीक है, अब न्यूक्लियस का फिगर देखिए, जो चारों तरफ ये आपका लेयर दिख रहा है, ये मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, ये इसमें क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। और ये न्यूक्लियोलस दिख रहा है बीच में, ये बीच में आपका दिख रहा है न्यूक्लियोलस, यानी कि केंद्रिका। तो ये केंद्रिका जो दिख रहा है, ये देखिए, इसमें अगर देखें हम लोग तो इसमें क्या दिख रहा है? इसमें आपका एक भी लेयर नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, वेट करिए थोड़ा सा, फिगर ले लेते हैं हम लोग। ये हम लोग क्या देख रहे थे? केंद्रिका, केंद्रक के अंदर हम लोग का केंद्रिका था। ठीक है, ये आपका, इसको हम ले लिए। ठीक है, वेट, ये आपका हो गया, ये केंद्रिका हो गया। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस, ये पूरा न्यूक्लियस है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा न्यूक्लियस हम लोग का, ये पूरा पार्ट। अब न्यूक्लियस के अंदर हम लोग का क्या दिखा है? न्यूक्लियोलस, यानी कि केंद्रिका। तो इसमें हम क्या दिख रहा है? इसमें कोई भी लेयर नहीं दिख रहा है। यानी कि कोई पूछेगा क्वेश्चन में कि न्यूक्लियोलस में, यानी कि केंद्रिका में झिल्ली होता है कि नहीं, तो हम लोग क्या कहेंगे? इसमें कोई मेम्ब्रेन, कोई झिल्ली नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए अब क्या करते हैं, अब इसको हम लोग 2D फिगर में देखते हैं और अच्छे से। और यहाँ पे केयर कीजिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका? न्यूक्लियर पोर्स दिख रहा है, ये सब, ये देखिए वाइट कलर का, ये देखिए, ये आपका पोर्स दिख रहे हैं। यानी क्या होता है? इसमें छिद्र होते हैं। पोर्स मतलब क्या होता है? छिद्र। तो आपका छिद्र इसमें कितना होता है? बहुत ढेर सारा होता है। कितना होता है ये छिद्र आपका? रुकिए, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें जो छिद्र होता है लगभग आपका 3000 से 4000 तक छिद्र होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कितना छिद्र होता है? 3000 से 4000 तक होता है छिद्र। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, अब इसको 2D फिगर में अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है हम लोग का? ये न्यूक्लियर पोर दिख रहा है, ये सब क्या है? पोर, ये दिख रहा है पोर, ये दिख रहा है पोर्स, ये सब पोर्स हैं। पोर्स मतलब क्या है? छिद्र। ठीक है, तो ये छिद्र इसलिए होता है ताकि इसमें से कुछ मटेरियल जिसको बाहर जाना है तो ये छिद्र से होकर ही जाएगा, इस मेम्ब्रेन से नहीं जा पाएगा। ठीक है ना, बहुत बड़े जब बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं तब क्या करते हैं? तब यहाँ से ये बाहर जा सकते हैं इस मेम्ब्रेन से। अगर कुछ बड़े हैं तो क्या करेंगे? ये पोर्स जो दिख रहा है, ये पोर से बाहर जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका पूरा फिगर देखते हैं। ठीक है, अब इसका पूरा फिगर देखते हैं तो वेट, ये देखिए,
अब ये जो फिगर हम लोग देख रहे हैं, इस फिगर में देखिए ये आपका दिख रहा है, ये गोला गोला दिख रहा है चौमिन की तरह, ठीक है ना, धागे की तरह दिख रहा है ये सब चौमिन की तरह। तो ये क्या होता है आपका, इसे कहते हैं क्रोमैटिन के धागे, ठीक है, या क्रोमैटिन के तंतु, ठीक है। तो ये क्रोमैटिन इस तरह से पूरा सेल न्यूक्लियस के अंदर पूरे इधर उधर बिखरे रहते हैं, ठीक है। और बीच में आपको एक पार्टिकल दिख रहा है, ये गोला सा छोटा सा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस मतलब क्या होता है, केंद्रिका, ठीक है। तो केंद्रिका कहाँ होता है, इसके बीच में होता है। और क्या दिख रहा है, और इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरे होते हैं, लिक्विड भरे होते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर कुछ लिक्विड भरे होते हैं। इस लिक्विड को क्या कहते हैं, इस लिक्विड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, यानी कि केंद्रक द्रव्य, ठीक है, क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य, ठीक। अब देखिए इसमें हम लोग का इस ये लेयर जो दिख रहा है आपको, ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ये देखिए जूम करके अगर हम देखें तो ये लेयर हम लोग को दिख रहा है न्यूक्लियस का। तो ये न्यूक्लियस का लेयर दिख रहा है, कितना लेयर दिख रहा है आपको, 2 लेयर दिख रहे हैं। एक देखिए बाहर है और एक अंदर है, ठीक है, एक बाहर एक अंदर है। तो बाहर वाले को क्या कहेंगे, बाहर वाले को कहेंगे हम लोग आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे। और अंदर वाले को क्या कहेंगे, अंदर वाले को कहेंगे इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर वाले क्या कर रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन कर रहे हैं, और इनर वाले को क्या कर रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन, यानी कि बाह्य झिल्ली और अंतः झिल्ली, 2 झिल्ली है। तो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियस में जो होता है उसमें कितनी झिल्ली होती हैं, 2 झिल्ली होते हैं, यानी कि इसमें डबल मेम्ब्रेन लेयर होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक लेयर और होता है, ठीक है ना, जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में एक लेयर और होता है, ठीक है ना, जो ये एक लेयर और होता है, ठीक है, उसका नाम आपका है न्यूक्लियर लैमिना, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, न्यूक्लियर लैमिना, ये न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर लैमिना। ये क्या करता है, ये सेल को स्ट्रेंथ प्राप्त करता है, ठीक है, यानी कि यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। और क्या दिख रहा है हम लोग, और देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ पदार्थ भरे होते हैं, ठीक है ना, किसके अंदर, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक और हम लोग को जो दिख रहा है स्पेस, खाली स्पेस दिख रहा है, इसमें एक पदार्थ भरा होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, क्या कहते हैं इसे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है, समझ में आ गया, क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। चलिए अब देखिए, अब इसको हम लोग जूम आउट कर लेते हैं, ये आपका जूम आउट हो गया। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इसके बाहर वाला है उसे आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाले को इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी एक लेयर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना। ये क्या करता है, ये इसको स्ट्रेंथ प्राप्त करता है। और इसके बीच में भी हम लोग क्या देखें, एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। समझ में आ गया, चलिए इतना फिगर समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब क्या देखते हैं, अब हम इसके बारे में और डिटेल देखते हैं क्या क्या इसमें है। तो ये जो इसका लेयर दिख रहा है, ठीक है ना, जो लेयर दिख रहा है और जो छिद्र दिख रहा है, छिद्र से क्या होते हैं, इसका हम लोग कह सकते हैं, इसका काम क्या होता है, पदार्थों का आदान प्रदान करना, यानी कि जिस पदार्थ को अंदर जाना है वो अंदर चला जाएगा और जिसको बाहर जाना है वो बाहर चला जाएगा। तो वो जो अंदर बाहर जा रहा है वो किससे जा रहा है आपका, वो आपका जो पोर्स हैं, न्यूक्लियर पोर्स हैं, उसी से अंदर बाहर जाएंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब और आगे हम लोग देखें, ठीक है, वेट, ये देखिए हम लोग इसको देख रहे थे, ठीक है, इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल देख रहे थे। तो इतना चीज़ समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं इसका और क्या क्या काम है, ठीक है, और इसको डिटेल हम लोग देख रहे हैं क्या क्या काम है। तो ये क्या करता है, ये इसके अंदर जो आपका न्यूक्लियोलस है, ठीक है ना, न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका,
ये क्या करता है, ये अपने अंदर आरएनए का निर्माण करता है, ठीक है ना। किसका निर्माण करता है, आरएनए का। और कौन सा आरएनए करता है, आरएनए, ठीक है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये कुछ प्रोटीन से, ठीक है ना, ये कुछ प्रोटीन से, कौन सा, आरएनए कुछ प्रोटीन से मिलके क्या करता है, ये राइबोसोम का निर्माण करता है, ठीक है। किसका निर्माण करता है, राइबोसोम या राइबोसोम, कुछ भी कहिए, तो ये राइबोसोम का निर्माण करता है। अब राइबोसोम का निर्माण जैसे ही क्या करेगा, यहाँ पे ये अपने अंदर से राइबोसोम का निर्माण करेगा और क्या करेगा, इसके पूरे दीवार पे ये चिपक जाएंगे पूरे, ठीक है ना। और फिर धीरे धीरे क्या करेगा, ये जो पोर्स दिख रहे हैं, न्यूक्लियर पोर्स दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स से बाहर निकलेगा और इसके बाह्य झिल्ली पर चिपक जाएगा, इधर ये चिपक जाएगा, ठीक है ना। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे चिपक गया, यहाँ पे चिपक गया, यहाँ पे चिपक गया, और क्या होते हैं, और यहीं पे क्या लगे होते हैं, अटैच होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इस प्रकार से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होते हैं, कुछ आपके जो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या करेंगे, कुछ इस लिक्विड से होते हुए आएंगे, न्यूक्लियस की सतह पे चिपक जाएंगे, कुछ क्या करेंगे, जो हम लोग को ये दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर चिपक जाते हैं, ठीक है ना। जब इसके ऊपर ये चिपक जाता है तो यही हम लोग का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करने लगता है, ये राइबोसोम का निर्माण करने लगता है, ठीक है ना, सॉरी, ये प्रोटीन का निर्माण करने लगता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नाम हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गया, क्या कर रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कब कर रहे हैं, जब राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वहाँ से राइबोसोम निकल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदेशित झिल्ली के ऊपर आके चिपक जाते हैं, तब क्या हो जा रहा है, उसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पे नहीं चिपके हैं उसे क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियोलस है यानी कि जो केंद्रिका है वो क्या कर रहा है, वो राइबोज का निर्माण कर रहा है, राइबोसोम का निर्माण कर रहा है। जब राइबोसोम का निर्माण कर रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है राइबोसोम के उत्पादन की मशीन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कोई पूछ ले कि राइबोसोम के उत्पादन की मशीन किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे आंसर में हम लोग, न्यूक्लियोलस यानी कि क्या कहेंगे, केंद्रिका। समझ में आ गया। और देखिए क्या होता है, और जो कोशिका विभाजन जब होता है, ठीक है ना, जब कोशिका विभाजन होता है तो जो हम लोग का ये क्रोमैटिन है, ठीक है ना, एक क्रोमैटिन दिख रहा है आपको, छोटे छोटे धागे दिख रहे हैं। अब क्रोमैटिन क्या होता है आपका, ये क्रोमोजोम में चेंज हो जाता है, समझ में रहा है, यानी कि गुणसूत्र में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको अभी डिटेल हम लोग देख रहे हैं। और देखिए इसमें क्या क्या इसके अंदर है, और इसके अंदर इसका काम है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का काम क्या है, मेन काम देखा जाए तो जो हम लोग का सेल के अंदर जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे प्रक्रिया में क्या होता है कि जैसे वैक्यूल्स का काम क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है और जो पानी होता है उनको क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। राइबोसोम क्या करता है, अपने अंदर से प्रोटीन का निर्माण करता है। और लाइसोसोम क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को पचाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है। गोल्गी बॉडीज क्या करता है, अपने अंदर प्रोटीन और फैट को स्टोर करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये फैट बनाता है, ठीक है। और इसी प्रकार जो सारा काम हो रहा है, ये सारी प्रक्रियाएं जो हो रही हैं, इन प्रक्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है, ये न्यूक्लियस करता है। कौन करता है, केंद्रक। समझ में आ गया। तो केंद्रक की सारी जो भी न्यूक्लियस के अंदर जो भी सेल का काम है, सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गन्स है, कोशिकांग है, जो भी काम कर रहे हैं वो किसके ऑर्डर से कर रहे हैं, न्यूक्लियस के ऑर्डर से। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कोशिका का प्रिंसिपल किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस को, या तो प्रिंसिपल को या तो हेड मास्टर। हम लोग कह सकते हैं कि सेल ऑफ द प्रिंसिपल या तो सेल ऑफ द हेड मास्टर किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे हम लोग, न्यूक्लियस को कहते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें देखते हैं हम लोग। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो आपका
सॉरी, जो आपका सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, कभी कभी क्या होता है न्यूक्लियस एकदम एकदम सेंटर में होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक सेल ड्रा करते हैं हम लोग, ये आपका ये सेल हो गया, ठीक है ना, ये सेल हो गया। तो यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है, कभी कभी एकदम सेंटर में होता है ज़्यादातर, और कभी कभी क्या होता है ये सेंटर न्यूक्लियस ना होकर ये साइड में जाता है, ठीक है ना। जब साइड में हम लोग का न्यूक्लियस हो जाता है, बीच में नहीं होता है, तो इस न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं एसेंट्रिक न्यूक्लियस, ठीक है। क्या कहते हैं, एसेंट्रिक न्यूक्लियस, समझ में आ गया। और देखिए क्या होता है, कभी कभी कुछ सेल ऐसे होते हैं, ठीक है ना, कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक न्यूक्लियस नहीं होकर एक से अधिक हो जाते हैं, या तो 2 न्यूक्लियस या तो 3 न्यूक्लियस, इस तरह से। अब जो अधिक हो जाते हैं, एक से अधिक सेल, ठीक है, कोशिका। अब क्या कहते हैं क्वेश्चन में कि ऐसा कोशिका जो अपने अंदर कई न्यूक्लियस रखता है, 2 से अधिक न्यूक्लियस रखता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ऑस्टियोक्लास्ट सेल। समझ आ गया। ये कौन सा सेल है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल, समझ में आएगा। ये कहाँ पाया जाता है, ये हड्डियों में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है। जब हड्डी को कभी ब्रेक करने की आवश्यकता आ जाती है, तो हड्डियों को ब्रेक करने का काम जो करता है वो कौन सा सेल करता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसकी अगर बात कर लिया जाए कि न्यूक्लियस की खोज किसने किया है, ठीक है ना, केंद्रक का खोज किसने किया है, तो कौन किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, ठीक है ना। कब किया है, 1831 में, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। न्यूक्लियस का अच्छा दूसरा नाम, कोई पूछ ले कि न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या होता है, तो क्या कहते हैं न्यूक्लियस का दूसरा नाम, कैरी ऑन, कैरी ऑन। अब इसी से संबंधित हम लोग अगर बात कर ले कि न्यूक्लियस की स्टडी को, यानी कि न्यूक्लियस की अध्ययन को क्या बुलाया जाता है, तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो कैरी ऑन हम लोग न्यूक्लियस कर रहे हैं, तो उसी के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे कैरियोलॉजी, यानी कि न्यूक्लियस के अध्ययन क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे, और केंद्रक को कहा जाता है कंट्रोल ऑफ द सेल या डायरेक्टर ऑफ द सेल, कंट्रोल ऑफ द सेल, या क्या कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ द सेल, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, इसका ढेर सारा नाम है। कौन कौन सा नाम हम लोग का है, पहला कंट्रोल ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल, और क्या कहते हैं, हेड मास्टर ऑफ द सेल, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हेड मास्टर ऑफ द सेल। और अगला नाम क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को, केंद्रक को कहा जाता है, समझ में आ गया। चलिए और क्या होता है, और केंद्रक के अंदर, ठीक है ना, केंद्रक के अंदर जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, केंद्रक के अंदर होता है केंद्रिका, ठीक है ना। इसको भी एक नाम बुलाता है, क्या बुलाता है, इसको बुलाता है लिटिल न्यूक्लियस, लिटिल न्यूक्लियस, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर कोई कह दे कि लिटिल न्यूक्लियस किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे हम लोग, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका कहते हैं, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें ढेर सारा छिद्र होता है, हम लोग देखें कितना छिद्र होता है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये छिद्र आपका होता है 3000 से लेकर 4000 तक होते हैं, ठीक है ना। और न्यूक्लियो प्लाज्मा जो बना होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियो प्लाज्मा जो बना होता है, उसमें क्या होते हैं,
उसमें उसमें एंजाइम होते हैं, ठीक है ना। और क्या होते हैं, और कुछ आपके वेट और क्या होते हैं, और कुछ आपके इसके अंदर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, यह डीएनए के रेप्लिकेशन में काम करता है। क्या करता है, डीएनए के रेप्लिकेशन में। रेप्लिकेशन क्या होता है, कोई भी हम लोग का चीज़ हो गया, ठीक है ना, कोई भी चीज़ हो गया, अगर वो अपने से क्या कर ले रहा है, स्वयं बना दे रहा है वही, ठीक है ना, उसका दूसरा निर्माण कर रहा है। जैसे डीएनए से डीएनए ही बन गया तो क्या कहेंगे हम इसे, रेप्लिकेशन कहेंगे। समझ में आ गया। तो ये हम लोग का होता है। आगे देखिए, जो हम लोग का डीएनए होता है, ठीक है ना, जो डीएनए होता है, डीएनए वो क्या करता है, प्रोटीन से मिलकर, किससे, प्रोटीन से मिलकर किसका निर्माण करता है, ये निर्माण करता है आपका क्रोमोसोम का, यानी कि गुणसूत्र का निर्माण करता है। समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं आपका, चलिए सेल लेते हैं हम लोग, कोशिका। अब कोशिका के अंदर हम लोग का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस के अंदर हम लोग देख रहे हैं क्या क्या पूरा चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें अगर हम लोग देखें न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होती हैं, तो चलिए नोट करते हैं हम लोग। इसके अंदर होता है डीएनए होता है, ठीक है। और क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। और क्या होता है, और आपका होते हैं इसमें कुछ प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। और क्या होते हैं, और आपके होते हैं राइबोसोम, राइबोसोम या राइबोजोम। समझेगा। तो इतनी सारी इसमें होती हैं मटेरियल, ठीक है। अब क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि डीएनए, थोड़ा डीएनए के बारे में देखते हैं। तो चलिए पीछे हम लोग आते हैं थोड़ा सा अगले पेज में। ये देखिए एक फिगर आपको दिखाया गया है यहाँ पे। इस फिगर में देखिए, पहले क्या दिया आपका, क्रोमोसोम, उसके बाद क्रोमैटिन, उसके बाद डीएनए, उसके बाद जीन, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है, अब क्रोमोसोम क्या होते हैं, अगर क्रोमोसोम से हम क्या करें, धागा आपस में जुड़े रहते हैं ये सब, ठीक है ना। ये धागे नुमा इस तरह से करके, ये फिगर आप देखिए थोड़ा सा, ये आपका क्रोमोसोम का फिगर होता है, ठीक है ना, क्रोमोसोम। तो देख रहे हैं हम लोग धागे से आपस में सब मिले हुए हैं। अब क्या करें, इसमें से एक धागा हम लोग निकाल ले, ये ऐसे ऐसे अगर ये धागा ऐसे दूर दूर आ गया, तब क्या कहेंगे हम इसे कहेंगे क्रोमैटिन, ठीक है। अब इसको अगर जूम करेंगे तो क्या बनेगा, आपका डीएनए दिखाई देगा, ठीक है ना। क्या दिखाई देगा, डीएनए। अब डीएनए को हम लोग और छोटे छोटे देखें तो कहीं कहीं पे क्या होते हैं, जीन लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। ये जीन क्या होते हैं, यही हम लोग का आनुवंशिक लक्षण दर्शाते हैं, ठीक है। आनुवंशिक लक्षण मतलब क्या हो गया हम लोग का, कि देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं कि अगर किसी का संतान है, कोई पिता है, अगर उसका संतान है तो क्या होता है, वो उनसे मैच करता है। कभी देखते हैं कि उनका नाक उनसे मिल रहा है, कभी क्या करते हैं उनका कान उससे मिल रहा है, कभी मुंह उससे मिल रहा है। तो क्या होता है, ये जो हम लोग का डीएनए होता है, डीएनए के बीच में क्या होते हैं, जीन चिपके होते हैं। ये जीन के कारण क्या होता है, हम लोग का आनुवंशिक लक्षण दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए जो हम बताया है इसको हम लोग यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे फिगर दिखा है आपको, ये पहला फिगर देखिए, ये वाला, ये किसका फिगर है आपका, ये क्रोमोसोम का फिगर है, ठीक है ना। जब क्रोमोसोम का फिगर है तो देखिए जो धागा दिख रहा है, ये धागा ही आपस में मिल के इस तरह से आपस में सारा मिल के तब क्या किया है, ये शेप बनाया हुआ है, ये आकृति आपका बना हुआ है। समझ ना। तो धागा की तरह पूरा लपेटे हुए हैं ये, ठीक है ना, पूरा आपस में उलझे हुए हैं, तब जाके एक क्रोमोसोम का निर्माण हुआ है। अब क्या करें, अब इसको क्रोमोसोम का अगर हम लोग खोले, ठीक है ना, जैसे हम लोग का क्या होता है, जैसे जाड़ा जब आता है तो क्या करते हैं हम लोग, जो स्वेटर होता है घर पे क्या करते हैं लेडीज़ लोग बुनते हैं, ठीक है ना। जो स्वेटर बुन रहे हैं, अब स्वेटर जो बुन गया है, हम लोग क्या करें, अगर एक धागा हम लोग यहाँ से ले और उसको पूरा खोल दें, जब खोलेंगे तो पूरा खुल जाता है धागा, ठीक है ना, ऊन निकल जाता है उसमें। इसी प्रकार से ये भी है, इसको जैसे ही यहाँ से एक पकड़ेंगे, इसको निकालेंगे तो ये धागे नुमा हम लोग को दिखाई देगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे क्रोमैटिन कहते हैं। समझा गया। अब क्या करेंगे, अब क्रोमैटिन को अगर हम लोग जूम करें, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जूम करें बड़ा में, तो क्या दिखाई देगा हम लोग का, कि इसमें ये आपका गोला गोला दिख रहा है, ये एक प्रोटीन है।
तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि क्रोमोजोम आपस में जुड़ के क्या हुआ है, प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। इस प्रोटीन को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, कौन सा प्रोटीन कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। अब क्या करें हम लोग, अब जो हम लोग का क्रोमैटिन है, अब क्रोमैटिन को अगर और जूम करें और जूमिंग करें तो हम लोग को शेप कुछ इस प्रकार का दिखाया जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं डीएनए। ठीक है ना, दिख रहा है आपको। तो ये क्या है, डीएनए आपका। अब जो डीएनए आपका दिख रहा है ये इस तरह से, ये डबल हेलिकल प्रकार का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, यानी कि द्विकुंडलित स्ट्रक्चर है। और क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का ये जुड़े हुए हैं आपके ये सब। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए ये सब जीन जुड़े होते हैं। यहाँ पे कुछ जीन होंगे, कुछ जीन यहाँ पे होंगे, कुछ जीन यहाँ पे होंगे। समझा गया। तो हम लोग क्या देखे कि क्रोमैटिन किसे कहते हैं, क्रोमोजोम किसे कहते हैं, जीन किसे कहते हैं, डीएनए किसे कहते हैं। समझा गया। ये पूरा पार्ट हम लोग का डीएनए है। अब डीएनए पे क्या देख रहे हैं, ढेर सारा ये जीन चिपके हुए हैं। समझा गया। चलिए, तो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए हैं। अब क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या इसमें हम लोग पढ़े हैं। ठीक है ना। तो पहला इसमें क्या है, इनकी परत प्रोटीन तथा वसा की बनी होती है। ठीक है ना। तो क्या दिख रहा है हम लोग कि इनकी जो परत होती है, जो लेयर होते हैं, डबल लेयर हम लोग देखें, डबल मेम्ब्रेन हम लोग का दिख रहा है, वो जो होता है किससे बना होता है, प्रोटीन और वसा से बने होते हैं। अगला, केंद्रिका आरएनए का निर्माण करता है। ठीक है ना, किसका निर्माण करता है, आरएनए का। और कौन सा आरएनए, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है ना। अगला, ये प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया। क्या कहते हैं, जो आरएनए है वो प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है ना। अगला, केंद्रक कोशिका के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हम लोग देखें, इसे हम लोग क्या कहते थे, हेड मास्टर ऑफ द सेल कहते थे, ब्रेन ऑफ द सेल करते थे। किस लिए कहते थे, क्योंकि ये क्या करता है, सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला, यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। यानी कि जब भी कोशिका विभाजन करने की बारी आएगी तो ये क्या करेगा, ये तुरंत क्या करेगा, क्रोमैटिन को बोलेगा। ठीक है, जो क्रोमैटिन धागे नुमा था ये, तो ये क्रोमैटिन हम लोग का धागे नुमा था, ये इस प्रकार से ये क्रोमैटिन बना हुआ था। ठीक है, ये पूरा धागा प्रकार से, ठीक है ना, क्रोमैटिन था। अब ये क्या करेगा, जब सेल डिवीजन होने लगता है, ठीक है ना, जब सेल डिवीजन होने लगता है, यानी कि सेल विभाजित होने लगता है, जब विभाजित होता है तो क्या करता है, ये जो आपका क्रोमैटिन इस प्रकार से था, वो तुरंत अपना फिगर चेंज करके ये फिगर इस प्रकार से निर्माण कर लेगा। किसका, ये निर्माण कर लेगा आपका क्रोमोजोम का। समझ आ गया। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि जब तक सेल डिवीजन की बारी नहीं आ रही है तब तक क्या हम लोग का जो क्रोमोजोम है वो क्रोमैटिन के रूप में है, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन की बारी आती है तो क्या करता है, ये अपने आप को क्रोमोजोम में चेंज कर लेता है। फिर क्या करता है, ये अपने आप को ये डिवाइड कर लेता है। तो दो हम लोग का दिख रहा है क्रोमोजोम। अब दो क्रोमोजोम से क्या होगा, दो न्यूक्लियस का निर्माण होगा, और दो न्यूक्लियस से क्या होगा, दो कोशिका का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। अभी सेल डिवीजन के बारे में हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। ठीक है ना, अभी आपके लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, चलिए हम लोग पीछे क्लास में आते, पीछे पेज में आते हैं। अगला क्या है, दोनों झिल्ली के बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है। ठीक है ना, तो पीछे हम बताए हैं कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस किसे कहते हैं। अगला पॉइंट, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है इसलिए वह जल्दी मर जाता है। समझ आ रहा है। तो आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। तो इससे भी हमारा एक क्वेश्चन बन गया, कोई पूछ ले कि ऐसा कौन सा कोशिका है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो इसका सही आंसर क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल। ठीक है। अगला, कुछ कोशिका में एक से अधिक केंद्रक होते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, ओस्टियोक्लास्ट सेल। ठीक है। अगला, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है। अगला, केंद्रक का दूसरा नाम क्या है, कैरियन है। नेक्स्ट, केंद्रक की अध्ययन को क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी। पीछे बताए हैं, एक केंद्रक झिल्ली में 3000 से 4000 छिद्र होते हैं। ठीक है। अगला, न्यूक्लियर लैमिला केंद्रक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है ना, तो न्यूक्लियर लैमिना कहाँ रहता था हम लोग का, जो इनर मेम्ब्रेन है वहीं पे क्या होता था हम लोग का, न्यूक्लियर लैमिना होता था। ठीक है। अगला, केंद्रिका में झिल्ली नहीं होती है। समझा गया। तो इसके अंदर क्या था हम लोग का, ये न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता था, न्यूक्लियोलस, यानी कि केंद्रिका होती थी। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि इसके अंदर क्या था, कोई भी झिल्ली नहीं था। केंद्रक के अंदर आरएनए होता है। ठीक है ना, तो बताए थे कि इसके अंदर जो आरएनए हम लोग का होता है, कौन सा आरएनए होता है, आरएनए होता है। अगला,
यह सेलुलर मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। सेलुलर मतलब क्या होता है, सेल के अंदर। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को अभी अच्छे से समझा रहा है आप लोग, ठीक है। अगला देखते हैं, इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, यानी कि ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं। हम लोग बहुत सुने हैं कि मेटाबॉलिज्म इसका अच्छा है, या मेटाबॉलिज्म ये खाएंगे आपका अच्छा रहेगा। तो मेटाबॉलिज्म का हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो होता है आपका दो पार्ट में टूटता है, ठीक है ना। कौन कौन सा, एक होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है, और एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म समझ में आया, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, जब कोई अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जब कोई अभिक्रियाएं होती हैं तो उसमें अगर कोई प्रोडक्ट है, छोटे प्रोडक्ट आपस में मिलकर एक बड़े प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाता है आपका, एनाबॉलिज्म, ठीक है। जैसे क्या होता था हम लोग का, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या करते थे, एटीपी का निर्माण करते थे, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाया आपका, एनाबॉलिज्म, ठीक है ना। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, यानी कि कोई चीज़ टूटकर, कोई एक प्रोडक्ट टूटकर जो दो छोटे प्रोडक्ट में टूट जाए वो क्या कहलाता है आपका, कैटाबॉलिज्म। यानी कि जो अभिक्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाओं में उत्पादों का बनना, उत्पादों का टूटना, जो सारी प्रक्रियाएं हैं उसे क्या कहलाती हैं, मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।